नमस्कार दोस्तों, आज से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं पॉलिटी के महत्वपूर्ण 1000 प्रश्न। तो देखते हैं आज से आज हम लगभग में 15 प्रश्न देखेंगे और साथ ही साथ में जो आवश्यक व्याख्या है उसे भी देखेंगे। तो लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है। ऑप्शन ए अधिक अनुकूलनशीलता, ऑप्शन बी दृढ़ राज, ऑप्शन सी जनता द्वारा अधिक सहभागिता, ऑप्शन डी सत्तावाद की कम संभावनाएं। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी दृढ़ राज। अब यहाँ पे शासन की एकात्मक पद्धति आई हुई है। तो यहाँ पे एकात्मक पद्धति का मतलब क्या है, देखिए समझते हैं इसे थोड़ा सा। जो हमारे यहाँ यानी भारत देश में जो सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट होती है, सो उसमें भी कितनी पद्धति होती है, यानी टू, यानी एक तो होगी राज्यसभा, है ना, और एक लोकसभा। तो यानी ये एकात्मक पद्धति नहीं है। एक कैसी पद्धति है, तो द्वैधात्मक ये पद्धति है। इसमें क्या होता है, जो एकात्मक पद्धति होती है सो उसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत यानी जो गवर्नमेंट होती है, जो सरकार होती है, वो ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती है, क्योंकि उसके पास जो भी शक्तियाँ होती हैं उसका वह भरपूर उपयोग करती है, और उसके कार्य में कोई रोक टोक नहीं होती है। जैसे भारत में जो गवर्नमेंट है यानी जो शासन की पद्धति है, सो उसमें क्या है, उसमें जैसे मान लिया ये आपका है सेंटर, क्या है, सेंटर है, केंद्र है, और यहाँ पे मान लिया लोकसभा, जो सरकार है वो लोकसभा की है, और वहाँ पे कोई बिल ऐसा आने वाला है जिससे लोकसभा को ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त हो जाएंगी। तो यह बिल लोकसभा से भी पास होगा और राज्यसभा से भी पास होगा। तो राज्यसभा चाहें तो क्या कर सकती है, उस बिल को पास नहीं करने दे सकती है, यानी मतदान उसके विपक्ष में कर सकती है, जिससे वह जो बिल है वह नहीं पास हो सकेगा, गिर जाएगा। तो इससे क्या होता है, द्विधात्मक शासन की पद्धति में क्या होता है, जो शक्तियाँ होती हैं वो बटी होती हैं, मतलब कुछ तो लोकसभा को हो जाएंगी, कुछ राज्यसभा को प्राप्त हो जाएंगी। ऐसे ही जो स्टेट लेवल में हम देखें तो स्टेट लेवल में भी वही हाल है। कौन कौन सा, तो देखते हैं। जैसे मान लिया ये हमारा है विधानमंडल, और इसके भी 2 पार्ट्स हो जाएंगे विधानमंडल के। कौन कौन से, एक तो विधानसभा और फिर विधान परिषद, तो 2 पार्ट्स हो गए। तो इसमें भी वही हाल रहेगा, यानी जो शक्तियां हैं वो विभाजित हो जाएंगी। ओके, सो आई होप कि एकात्मक पद्धति आपको समझ में आई होगी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2, यानी क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस देश का लिखित संविधान है। ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी यूके, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी भारत। सो इसका करेक्ट आंसर होगा यूके, यानी यूके का जो संविधान है वह अलिखित है। ठीक है, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी। ऑप्शन ए बेबल प्लान, ऑप्शन बी क्रिप्स मिशन, ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा के निर्माण हेतु यानी गठन हेतु सिफारिश की थी। उसके बाद संविधान सभा का गठन किया गया था। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4, भारत के संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। ऑप्शन ए है डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर VN राय, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन वी, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष। कौन से अध्यक्ष, तो स्थायी अध्यक्ष थे।
क्योंकि जो संविधान सभा थी उसके 2 अध्यक्ष बनाए गए थे। 2 का मतलब है 2 टाइप्स के अध्यक्ष बनाए गए थे, नियुक्त किए गए थे। एक तो कौन थे? स्थायी, जो कि बाद में बनाए गए, और एक बनाए गए थे अस्थायी। जो स्थायी थे वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी जो भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने थे। और जो अस्थायी थे वह थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इन्हें अस्थायी सदस्य इसलिए बनाया गया था, यानी अस्थायी अध्यक्ष, माफ़ी चाहता हूँ, सदस्य नहीं, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इसलिए बनाया गया था क्योंकि यह संविधान सभा में सबसे ज़्यादा सीनियर थे। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या है। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 6। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। देखिए, कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऐसे होते हैं, टाइम के अनुसार वो बदलते रहते हैं। जैसे कि मान लिया ये प्रश्न है तो यूटीज़ वाला है, यानी यूटी पूछ रहा है कि भाई भारत में कितनी यूटीज़ हैं। सो अभी प्रेजेंट टाइम में तो ये 8 हैं, हो सकता है आगे बढ़ भी जाएं और हो सकता है आगे घट भी जाएं। घट भी सकती हैं तो आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है भाई घट कैसे सकती हैं? तो बिल्कुल घट सकती हैं, क्योंकि पहले 9 थी अब 8 हैं। तो इसका मतलब ये घटी कैसे है? तो देखिए, कई छोटे छोटे जो यूटीज़ हैं, कभी कभी सरकार उन्हें उनका एकीकरण कर देती है, यानी उनको एक में करके और उन्हें एक नाम दे दिया जाता है। जैसे कि दादर एवं नगर हवेली है, तो अब ये एक में हो चुकी है ना। तो इसीलिए अब यूटीज़ कितनी हो चुकी हैं? 8, लेकिन पहले कितनी थी? तो पहले 9 थी। क्वेश्चन नंबर 6, राजनीतिक समता पाई जाती है। ऑप्शन ए विशेष अधिकारों के अभाव में, ऑप्शन बी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में, ऑप्शन सी धन के समान वितरण में, ऑप्शन डी व्यक्ति की तर्कसंगता में। सो इसका करेक्ट आंसर होगा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में राजनीतिक समता पाई जाती है। ऐसा क्यों है? तो आइए इसे समझते हैं। देखिए, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब है जो वयस्क लोग हैं, अर्थात भारत में जिनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है, वह सभी क्या है? मत देने का अधिकार रखते हैं। तो यहाँ पे सभी की बात आई, यानी समानता की बात आई हुई है। और जो मत है वो किससे संबंधित है? तो वह राजनीति से संबंधित है। इसमें अन्य जो भी ऑप्शन है वो राजनीति से संबंधित नहीं है। जैसे कि धन के समान वितरण में, तो यहाँ पे समानता की तो बात की गई, लेकिन धन की बात हो रही है, यानी आर्थिक समानता की बात हो रही है। लेकिन आंसर में राजनीतिक समता पूछा गया है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? तो क्वेश्चन में राजनीतिक समता के बारे में पूछा गया है। ठीक है। फिर व्यक्ति की तर्क संगतता, तो ये राजनीति से इसका कोई भी मतलब है नहीं। फिर ऊपर बच जाता है विशेष अधिकारों के अभाव में, तो इसका भी राजनीति से संबंधित कोई भी नहीं है, यानी राजनीति से संबंधित का कोई भी नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 7, धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं जिसका अपना कोई धर्म ना हो? ऑप्शन बी जो नास्तिक हो, ऑप्शन सी जो धर्म विरोधी हो, ऑप्शन डी जो लोगों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखता हो। सो इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जिसका अपना कोई धर्म ना हो उसे धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। और भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। देखो, जो नास्तिक हो सो इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता, जो धर्म विरोधी हो सो इसका भी मतलब नहीं बनता है, जो लोगों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखता हो तो वो धर्मनिरपेक्ष कैसे हो सकता है? होगा ही नहीं। मतलब भारत का कोई भी धर्म
नहीं है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब यहाँ पे इससे है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। संविधान बनाते समय निम्न में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? ऑप्शन ए स्वतंत्रता, ऑप्शन बी समता, ऑप्शन सी समाजवादी, ऑप्शन डी न्याय। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी जब संविधान का निर्माण हुआ था तब संविधान में समाजवादिता या फिर समाजवाद का उल्लेख नहीं था। इनका उल्लेख था स्वतंत्रता की बात की गई है, समता की भी बात की गई है और न्याय की भी बात की गई है। तो कितने न्याय की बात की गई है? तो भारत की संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय की बात की गई है। ओके। क्वेश्चन नंबर 9। भारत के संविधान में संघीय, यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे संघीय होना चाहिए, लेकिन धा बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ये घा बनना चाहिए। संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है? ऑप्शन ए प्रस्तावना, ऑप्शन बी भाग 3 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 368 में, ऑप्शन डी संविधान में कहीं नहीं। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि संविधान में कहीं पर भी संघीय, किसका? संघीय शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। जो संविधान का अनुच्छेद 1 है उसमें संघ शब्द की चर्चा की गई है। किसकी? सो संघ शब्द, किसकी? संघ शब्द की चर्चा की गई है। कहाँ पे? संविधान का जो अनुच्छेद 1 है उसमें क्या कहा गया है? उसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 1 में कि जो भारत होगा वह राज्यों का संघ होगा। क्या कहा गया? भारत राज्यों का संघ है। तो यहाँ पे संघ आया हुआ है ना? संघ का तो उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 1 में और भी कई स्थानों पर, यानी कई अनुच्छेदों में संघ का उल्लेख मिलता है, लेकिन संघीय शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है। ओके। सो क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है ऑप्शन ए राज्यों का संघ, ऑप्शन बी एकात्मक विशेषताओं वाला संघीय राज्य, ऑप्शन सी संघीय विशेषताओं वाला संघीय राज्य। संगीत है यहाँ पे, लेकिन टाइपिंग मिस्टेक है तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ पे संगीत की जगह संघीय होना चाहिए। फिर ऑप्शन डी संघीय राज्य। सो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो कि अभी बिल्कुल जस्ट पहले ही मैंने बताया है। जो भारत का संविधान का अनुच्छेद 1 है उसमें बताया गया है भारत राज्यों का संघ है। इसका मतलब क्या है? राज्यों का संघ मतलब जो संघ है, मान लिया ये भारत का संघ है और इसको किसने बनाया है? सो इसको राज्यों ने मिलके बनाया है। किसने? राज्यों ने मिलके बनाया है। और जब राज्य इस संघ में सम्मिलित हो जाते हैं तो फिर राज्य संघ से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि यह राज्यों की शक्ति से बाहर की बात है। ओके। सो आई होप कि आपको जो राज्यों का संघ है, ये जो शब्द है, इसका आपको तात्पर्य या फिर अभिप्राय सही से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 11। किस वर्ष में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया? ऑप्शन ए 1977, ऑप्शन बी 1976, ऑप्शन सी 1978, ऑप्शन डी 1967। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी सन 1976 में भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया और इसे संविधान में जोड़ा गया। सो जिस समिति ने
भारतीय नागरिकों के लिए संविधान में मौलिक कर्तव्यों के प्रावधान की सिफारिश की थी, उसका नाम था स्वर्ण सिंह कमेटी। आपको इस कमेटी का नाम भी याद रखना है। क्या नाम है? स्वर्ण सिंह कमेटी। ओके। फिर क्वेश्चन नंबर 12 यानी क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1950, ऑप्शन सी 26 अक्टूबर 1949, ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। वहीं 26 जनवरी 1949 को भारत में यानी भारत ने अपना पहला गणतंत्र दिवस मनाया था। ओके। सो क्वेश्चन नंबर 13। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जेबी कृपलानी, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वहीं जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, यह संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे और जो राजेंद्र प्रसाद थे ये स्थायी अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 14। भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत कौन है? ऑप्शन ए संविधान, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी भारत के नागरिक, ऑप्शन डी संसद और राज्य विधानमंडल। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी भारत के नागरिक भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत हैं। जैसे ही आप भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उसकी शुरुआत ही है, क्या है? हम भारत के लोग। शुरुआत ही हो रही है कि हम भारत के लोग, यानी किसकी बात हो रही है? भारतीय जनता की बात हो रही है। तो जो भारत के नागरिक हैं या भारत की जो जनता है वह ही भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। आज का लास्ट क्वेश्चन। भारत के किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है? ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 43वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 47वां संविधान संशोधन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन। जो किया गया है उसको हम संविधान भारतीय संविधान में मिनी संविधान की संज्ञा देते हैं। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि जो 42वां संविधान है वह कई बार किया जा चुका है, इसीलिए 42वें जो संविधान के जो प्रावधान हैं वह बहुत अधिक हो चुके हैं और कई बार इसमें संशोधन किया जा चुका है। तो इसीलिए हम भारत के संविधान में 42वें संविधान संशोधन को भारत के संविधान का मिनी संविधान कहते हैं।